गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव, आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी मीन्स बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की टीचर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को शुरू करने के पहले कुछ बातों का जानना आवश्यक है। विद्यालयीन बच्चे जो होते हैं वो किसी भी समाज व देश के दिशा एवं स्वरूप का निर्धारण करते हैं। कोठारी आयोग एवं यशपाल समिति की रिपोर्ट में पाया गया है कि यदि शिक्षक बिना तैयारी के कक्षा में जाते हैं या उन्हें तैयारी के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शिक्षा के नए स्वरूप को रेखांकित किया है। उसमें बताया गया है कि शिक्षक के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे की सीमाएं क्या हैं, बच्चे की अधिगम शैली क्या है, बच्चों को किस प्रकार से सिखाया जाना चाहिए कि अधिगम जीवन पर्यंत हो। तो आइए इसी दिशा में हम सबसे पहला कदम उठाते हैं और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सिलेबस एक बार देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सहायक शिक्षा के जो पद हैं उसकी परीक्षा योजना इस प्रकार से है। पहली इकाई बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की है। टोटल पेपर जो है वो 150 मार्क्स का है, जिसमें कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 अंक का है, सामान्य हिंदी 25 अंक का है, सामान्य अंग्रेजी 25 अंक का है, गणित 30 अंक का है, पर्यावरण अध्ययन 20 अंक का है, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 अंक का है एवं सामान्य ज्ञान 10 अंक का है। तो टोटल 150 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 अंक का है, मतलब इसका वेटेज है आपका 20%। उसी प्रकार से गणित का भी आप देख रहे हैं, अंक 30 है, 150 में से उसका वेटेज भी 20% है। तो आइए देखते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में प्रथम इकाई है बाल विकास परिचय। इसके अंतर्गत आपको देखना है विकास की अवधारणा। विकास क्या होता है, किसे कहते हैं हम लोग विकास। इसके अंतर्गत आप परिभाषाएं भी देखेंगे जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविदों के द्वारा प्रतिपादित हैं। इसी में हम लोग विकास की अवस्थाएं देखेंगे, जिसके अंतर्गत गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था हम देखेंगे। जब बाल विकास की बात करते हैं तो अवस्थाओं को सिर्फ किशोर अवस्था तक सीमित रखा गया है। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास। ये विकास के आयाम हैं या हम लोग बोल सकते हैं विकास के पहलू हैं। इसी इकाई में विकास को प्रभावित करने वाली बातें हमें देखनी है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परवर्ती अनुभव। इसी इकाई में बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, क्योंकि जब हम लोग विकास की बात करते हैं तो व्यक्ति का वातावरण उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, और जब वातावरण की बात करते हैं तो समाज एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका इसमें अदा करता है। इसी यूनिट में हमें देखना है बच्चों का अध्ययन, जिसके कुछ तरीकों से हम अवगत होंगे। बच्चों का अध्ययन मीन्स हम जो हमारे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनको हम कैसे जानें। फिर बात होती है इकाई 2 की, जिसके अंतर्गत हमें देखना है विकास के पहलू। विकास के पहलू जैसे आयाम है, पहला आयाम है शारीरिक व गत्यात्मक विकास। शारीरिक विकास मीन्स आपके शरीर के जो अंग हैं उनके अनुपात में वृद्धि या परिवर्तन। गत्यात्मक विकास आपके कौशलों के विकास से संबंधित है। फिर शारीरिक व समन्वयन का विकास। जब हम लोग शारीरिक विकास की बात करते हैं तो समन्वयन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। समन्वयन जो शरीर के विभिन्न अंग हैं उनका आपस में समन्वयन, और मस्तिष्क का शरीर के प्रत्येक अंग के साथ समन्वयन। इसी में हमें देखना है संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। जो विकास के विभिन्न पहलू हैं उसमें शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, भाषाई, मानसिक, बौद्धिक, ये सब आ जाते हैं। इसी इकाई में हमें कुछ सामान्य सिद्धांत देखने हैं शारीरिक व गत्यात्मक विकास से संबंधित और संवेगात्मक विकास से संबंधित। यहाँ पे जब हम लोग शारीरिक विकास की बात करेंगे तो देखेंगे कि शरीर के अंगों का अनुपात किस अनुरूप बदलता है, उनमें क्या परिवर्तन होते हैं और किस अनुपात में होते हैं। जैसे ऊंचाई व वजन में वृद्धि होती है, शारीरिक बनावट में बदलाव होते हैं, नियंत्रण का विकास होता है, जिसके अंतर्गत हमें स्थूल एवं सूक्ष्म
विकास देखना है, संवेगात्मक विकास देखना है, नैतिक विकास देखना है, विद्यालय एवं घर का वातावरण देखना है, क्योंकि विद्यालय एवं घर का वातावरण व्यक्तित्व के विकास पर बहुत ज्यादा असर डालता है। मित्र और साथी वयस्कों के साथ संबंध देखना है, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव देखना है, एवं व्यक्तित्व का विकास एवं समाजीकरण भी हमें देखना है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बच्चा है वो भी एक समाज का ही हिस्सा है, तो समाजीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करें इकाई 3 की, तो इकाई 3 संबंधित है सीखना एवं संज्ञान का विकास से। इसके अंतर्गत हमें देखना है कि सीखना क्या है। अधिकांश लोग रटने को सीखना मान लेते हैं, आजकल काफी प्रचलित है, 100 में से 100 आ गए, 10 CGPA आ गया, तो जरूरी नहीं है कि जो 10 CGPA आ रहा है या 100 में से 100 अंक आ रहे हैं तो आपको ज्ञान हुआ हो सकता है रटंत विद्या के कारण वो 100 में से 100 या 10 CGPA स्कोर आपने प्राप्त किया हो या किसी ने प्राप्त किया हो। तो सही मायने में सीखना क्या होता है? क्या रटना सीखना है? नहीं, NCF में साफ बताया गया है कि सीखना क्या है, और रटंत विद्या को टोटल नो हमें बोलना है। तो सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं, हमें बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, ये एक शिक्षक के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। इसी इकाई में हमें विविध धारणाओं की समीक्षा करनी है, और इन जो विविध धारणाओं की हम बात कर रहे हैं इसमें व्यवहारवादी आ जाते हैं, जिनको हम लोग बिहेवियरिस्ट बोलते हैं, संरचनावादी आ जाते हैं, सामाजिक संकल्पनाएं आ जाती हैं, विकास से संबंधित सामाजिक संकल्पनाएं क्या हैं, और संज्ञान क्या है। ज्ञान अलग होता है, संज्ञान अलग होता है। संज्ञान आपकी मानसिक क्षमता, मानसिक योग्यता से संबंधित होता है। आप में तर्कन क्षमता है, आप में चिंतन है, अमूर्त चिंतन है, ये आपका संज्ञान से संबंधित होता है। तो संज्ञान क्या है और संज्ञानात्मक जो सिद्धांत हैं जो जीन पियाजे ने दिए उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, जीन पियाजे का क्या मानना था, उनके अनुसार बच्चे की सोच कैसी होती है और कैसे प्रभावित होती है, उसको कैसे हम लोग मोल्ड कर सकते हैं, उसको कैसे विकसित कर सकते हैं, ये सब हमें इस इकाई में देखना है। तो जीन पियाजे के विचार, जीन पियाजे ने ज्ञान निर्माण के तरीके बताए हैं। उनका मानना था कि बच्चे को ज्ञान देना नहीं है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है हमें कि वो अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करे। इसके अंतर्गत हमें स्कीमा देखना है। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने स्कीमा के बारे में बताया है। सम्मिलन, जिसको एसिमिलेशन बोलते हैं, ज्ञान में जब परिवर्तन होता है, एक पहले से जो ज्ञान है और जो नया ज्ञान बच्चा हासिल करता है उसको कैसे समायोजित करता है। सम्मिलन, समायोजन मीन्स एकोमोडेशन, व्यवस्थापन, ज्ञान को ऑर्गेनाइज करना। बच्चा अपने आसपास बहुत सारी चीजें देख रहा है, सीख रहा है, कक्षा में भी सीख रहा है, अपने घर में भी सीख रहा है, बाहर भी सीख रहा है, तो कैसे अपने ज्ञान को वो व्यवस्थित करे, ये हमें इसमें देखना है। फिर संतुलिनीकरण, इक्विलिब्रेशन, कैसे वो अपने ज्ञान में इक्विलिब्रेशन बिठाए, संतुलन स्थापित करे। इसी इकाई में हमें देखना है किशोरों की सोच के लक्षण, क्योंकि जब हम लोग बाल विकास की बात कर रहे हैं तो बाल विकास में हमें किशोर अवस्था तक देखना है। तो जब किशोर अवस्था तक हम लोग पहुंचते हैं तो हमारे विद्यार्थी हैं जो किशोर आयु के हैं, तो वो किस प्रकार से सोचते हैं, क्योंकि किशोर आयु जो है वो सबसे द्वंद्वात्मक स्थिति है और तूफान की आयु भी उसको कहा गया है, स्वर्ण काल भी कहा गया है। लेकिन यहाँ पे एक शिक्षक के लिए जानना ये बहुत आवश्यक है कि किशोर किस प्रकार से सोचते हैं, उसी अनुरूप शिक्षक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया करनी है। यहाँ पे हमें मानसिक संक्रियाएं देखनी है। मानसिक संक्रियाएं क्या होती है, मेंटल प्रोसेसिंग क्या होती है। फिर शैशव अवस्था से किशोर अवस्था तक सोच का विकास व उसकी कड़ियां, जब एक बच्चा पैदा होता है शिशु अवस्था में होता है और धीरे धीरे वो पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था से होते हुए जब वो किशोर अवस्था तक पहुंचता है तो उसकी जो सोच होती है, एक शिशु की सोच किस प्रकार होती है, एक बालक की सोच किस प्रकार होती है और एक किशोर की सोच किस प्रकार होती है, और इनमें क्या परिवर्तन होते हैं और किस क्रम में होते हैं, ये हमें देखना है। और उनके बीच की कड़ियां क्या हैं, किस प्रकार से वो एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर संवेदी क्रियात्मक अवस्था देखनी है। ये जीन पियाजे ने जो 4 स्टेजेस बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं, उसमें से संवेदी क्रियात्मक अवस्था क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है और इसका शैक्षणिक महत्व क्या है, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो एक शिक्षक के लिए ये जानना आवश्यक है, क्योंकि जब उसकी कक्षा में विद्यार्थी आते हैं तो यदि
शिक्षक उनकी अवस्था और उस अवस्था के जो सोच के लक्षण होते हैं वह नहीं जानेगा तो उसका जो शिक्षण कार्य है, शिक्षण प्रक्रिया है, वो प्रभावी नहीं होगी। तो इनका शैक्षणिक महत्व क्या है? इसी के बाद हम देखेंगे लेव वाइगोत्स्की, इन्होंने भी सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का सिद्धांत दिया है उस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में। तो लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? इसके बाद रचनावाद हमें देखना है, निकट विकास के क्षेत्र देखना है, स्कैफोल्डिंग और एक शिक्षक की भूमिका। जब हम लोग सीखने की बात कर रहे हैं तो सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका है? सीखना तो छात्र को है, एक विद्यार्थी को सीखना है, लेकिन सिखाना किसे है? एक शिक्षक को। तो शिक्षक किस प्रकार से बेहतर सिखा सकता है, ये इस इकाई में देखेंगे, क्योंकि शिक्षक का काम सिखाना है और छात्र का काम सीखना है। यदि शिक्षक ये नहीं जानेगा कि छात्र किस प्रकार से बेहतर सीखते हैं तो सिखाने में वह सफल होगा नहीं और फिर वो छात्र को मजबूरीवश वो रटना पड़ेगा। इसके बाद इसी इकाई में हमें देखना है बच्चा एक समाधानकर्ता। बच्चा एक रिसर्चर भी है। जब हम लोग समाधानकर्ता की बात कर रहे हैं मीन्स प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो प्रॉब्लम क्या है? जब एक कक्षा की या एक शाला की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक कक्षा एक समाज का प्रतिनिधित्व करता है और उस कक्षा से संबंधित कुछ भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हो सकता है छात्र को कोई विषय समझने में कठिनाई हो रही हो सकता है कोई भाषा शैली से संबंधित परेशानी हो रही हो सकता है उसको जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, या कोई दूसरी समस्या भी हो सकती है, उसको अपने सहपाठियों से संबंधित कोई परेशानी हो या शिक्षक के व्यवहार से संबंधित कोई परेशानी हो। यदि कोई भी परेशानी कक्षा में है तो इसका सीधा सीधा प्रभाव छात्र के अधिगम पर पड़ेगा और उसके प्रदर्शन पर पड़ेगा। तो यदि इस प्रकार की कोई समस्या है तो समस्या का समाधान ढूंढना बहुत आवश्यक है। अब ये समाधान कौन ढूंढेगा? तो ये समाधान एक बच्चा स्वयं भी ढूंढ सकता है तथा बच्चे के साथ साथ एक शिक्षक भी समाधानकर्ता होता है। तो बच्चे को यहाँ पर एक समाधानकर्ता के रूप में हमें देखना है कि बच्चा किस प्रकार से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चा एक वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता भी है, क्योंकि समाधान कौन ढूंढता है? रिसर्चर, एक जो शोधकारी है, शोधार्थी है, जो शोध कर रहा है, अनुसंधान करता है, वो समस्या का हल ढूंढता है। तो बच्चा यदि एक समाधान ढूंढ रहा है तो वो अनुसंधान करता है और वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, क्योंकि अनुसंधान अपने आप में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसी इकाई में हमें देखना है बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना। जब हम लोग सीखने की बात कर रहे हैं तो हर जो संकल्पना है उससे संबंधित एक वैकल्पिक संकल्पना भी होती है। तो बच्चे किस प्रकार से वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखते हैं ये हम इस इकाई में देखेंगे। इसके बाद देखना है सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां। कभी कभी अध्यापक सिखा रहा है और छात्र सीख रहे हैं, लेकिन एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हो सकता है छात्र जो नॉलेज एक्वायर कर रहा हो, जो ज्ञान ग्रहण कर रहा हो, उसमें कुछ त्रुटि हो और वो कुछ गलत तरीके से उसको ग्रहण कर रहा है। तो एक शिक्षक के लिए ये आवश्यक है कि ये जाने कि जो बच्चा सीख रहा है वो सही तरीके से सीख रहा है कि नहीं। तो ये कैसे जानेंगे कि बच्चा सही तरीके से सीख रहा है कि नहीं? समय समय पर बच्चे का आकलन और मूल्यांकन करना होगा और ये देखना होगा कि वो जो सीख रहा है उसमें कहीं कोई गलतियां तो नहीं है, और यदि गलतियां हैं तो उनको ढूंढकर हमें उन्हें एक शिक्षक के रूप में दूर करना होगा। तो गलतियां, जो बच्चे सीखने के समय जो गलतियां करते हैं उनको ढूंढना है, और ये गलतियां जो ढूंढना है ये एक सार्थक पद है। इसे एक शिक्षक के लिए जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि शिक्षक ये नहीं जानेगा कि बच्चे सीखने में क्या गलती कर रहे हैं तो वो एक क्रमवश आगे गलती पे गलती करते जाएंगे, और जो ज्ञान की इमारत बनेगी वो जब गलतियों के आधार पर बनेगी तो एक समय के बाद वो धराशायी हो जाएगी, क्योंकि उसका बेस जो नींव थी वही गलत थी। तो नींव गलत ना हो इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक समय रहते ये जान ले कि बच्चे सीखने में क्या गलती कर रहे हैं। अभी आप देख रहे थे सहायक शिक्षक पद हेतु जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है उस सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये शिक्षक के पद हेतु जो परीक्षा का आयोजन होने वाला है उसमें जो
प्रश्न पत्र का प्रारूप है वो किस प्रकार से, तो आप देख रहे हैं ये भी 150 अंक का ही है जैसे कि सहायक शिक्षक का था। तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑलमोस्ट सेम है। तो पहला जो पेपर है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ही है और ये 30 अंक का है, मतलब यहाँ पर भी वेटेज कितना है आपका 20%। दूसरा जो पेपर है इसमें वो है सामान्य हिंदी जो कि 25 अंक की है। तीसरा सामान्य अंग्रेजी, ये भी 25 अंक की है। फिर गणित और विज्ञान 30 अंक, सामाजिक अध्ययन 20 अंक, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 अंक, सामान्य ज्ञान 10 अंक। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का वेटेज यहाँ पर भी कितना है, यहाँ पर भी इसका वेटेज 20% है। तो आइए देखते हैं कि शिक्षक पद के लिए जब आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर 3 इकाइयां हैं, सहायक शिक्षक में 4 इकाइयां थी, यहाँ 3 इकाइयां हैं। कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी है, अलग है। तो पहली इकाई है बच्चे का विकास, क्योंकि एक टीचर है तो भले ही वो सहायक शिक्षक बने या शिक्षक बने, उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो बच्चे ही हैं, क्योंकि किशोर अवस्था तक बच्चे ही कहलाते हैं। तो एक शिक्षक के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है कि बच्चे का विकास कैसे होता है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, किस क्रम में होता है, क्या आयाम होते हैं। तो यहाँ पे जब हम बच्चे के विकास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बच्चा किस वर्ग का है, उच्च प्राथमिक शाला बालक, उच्च प्राथमिक शाला, और वहां पर शिशु अवस्था से हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर हमें सेम विकास की अवधारणा देखना है कि विकास क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसका अर्थ, उसकी संकल्पनाएं, जो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है, शिक्षाविद हैं, रिसर्चर है, उन्होंने दी हुई हैं। विकास की अवधारणा के साथ साथ उसका सीखने से संबंध, ये हमें देखना है। बच्चों के विकास के सिद्धांत देखना है। फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव देखना है। ये कुछ एरर है पंक्चुएशन की। बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य देखना है, क्योंकि जब हम लोग सीखने सिखाने की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे सीखने से संबंध है, तो बुद्धि बहुत ही आवश्यक है। और विकास की अवधारणा भी जब हम लोग देखेंगे और विकास के आयाम देखेंगे तो वहां पर एक आयाम आपका संज्ञानात्मक विकास है, मानसिक विकास है, जो कि बुद्धि क्षमता से संबंधित है। तो बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य ये देखना है। बहुआयामी बुद्धि, बुद्धि की जब हम लोग बात करते हैं तो बुद्धि एक सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है। बुद्धि क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुआयामी। तो बहुआयामी बुद्धि देखना है। भाषा एवं विचार, क्योंकि विकास भाषाई विकास भी होता है और सीखने सिखाने में भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो भाषा एवं विचार। सीखने वालों के मध्य वैयक्तिक विभिन्नता, सीखने वालों के मध्य मीन्स एक क्लास में जो बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, वो 40 बच्चे हैं, उनमें कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि 2 ट्विंस भी होते हैं, 2 जुड़वा बच्चे भी होते हैं, वो भी समान नहीं होते, उनमें भी कुछ असमानताएं होती ही हैं। तो उनके मध्य वैयक्तिक भिन्नता, और एक टीचर के लिए ये जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 जब एक जैसे नहीं है तो उनके सीखने की शैली भी अलग होती है, उनकी क्षमताएं भी अलग होती हैं, उनकी सीमाएं भी अलग होती हैं। तो एक शिक्षक के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है कि जो उसकी क्लास में जो बच्चे हैं उनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं और कैसे उन भिन्नताओं में एक समानता ढूंढकर उसके अनुरूप वो बच्चों को पढ़ाए, जिससे सभी बच्चे लाभान्वित हों। भाषाई भिन्नता देखना है, क्योंकि समाज के अलग अलग परिवेश से बच्चे एक कक्षा में आते हैं, अलग अलग समुदाय, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग पृष्ठभूमि के होते हैं, तो भाषाई भिन्नता रहती है। जाति के आधार पर भिन्न रहते हैं, लैंगिक भिन्नता रहती है, समुदाय अलग अलग समुदाय से आते हैं, अलग अलग धर्म से आते हैं, तो इन सब पर आधारित समझने में अंतर, इन पर आधारित भिन्नता। फिर जब व्यक्तिक भिन्नताएं हैं तो समझने में अंतर, अलग अलग अवस्थाओं में प्लस अलग अलग आयामों के अनुरूप, अलग अलग पृष्ठभूमि के अनुरूप इनके समझने में और सीखने में क्या अंतर होते हैं। मूल्यांकन एक शिक्षक
जब सीखने सिखाने का काम कर रहा है, सिखा रहा है, छात्र सीख रहे हैं, तो कितना सीखे, कैसे सीखे, सही सीखे, गलत सीखे, आधा सीखे, पूरा सीखे, ये जानना शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो समय समय पर सीखने का मूल्यांकन करना है, क्योंकि ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि छात्र जो सीख रहे हैं कहीं गलत तो नहीं सीख रहे हैं और आधा अधूरा तो नहीं सीख रहे हैं। तो मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर, यहाँ पे दो चीजें हैं, सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन। सीखने हेतु मूल्यांकन मीन्स एक छात्र की जो क्षमताएं हैं, जो सीमाएं हैं, उसके अनुरूप शिक्षक को यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि छात्र क्या सीख सकता है, कितना सीख सकता है। तो ये सीखने हेतु मूल्यांकन। फिर सीखने का मूल्यांकन, छात्र ने कितना सीखा, कैसे सीखा, सही सीखा कि गलत सीखा। शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत व समग्र मूल्यांकन। शाला आधारित मूल्यांकन जो कक्षाओं में समय समय पर क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट होते रहते हैं और अंत में भी आपका रिटन एग्जाम होता है। फिर सतत व समग्र मूल्यांकन, सिर्फ फाइनल एग्जाम या जो आपके हाफ ईयरली, क्वार्टरली एग्जाम होते हैं वही काफी नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा साल भर अच्छा पढ़ा, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही जीनियस बच्चा है, लेकिन एग्जाम के समय उसकी हो सकता कुछ तबीयत खराब हो जाए या कुछ परिस्थिति ऐसी निर्मित हो जाए कि उसका जो फाइनल एग्जाम में परफॉर्मेंस है वो अच्छा ना हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है या बच्चे में ज्ञान नहीं है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम एक शिक्षक समय समय पर छात्र का मूल्यांकन करता रहे, जिससे उसका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता रहेगा और वो सिर्फ रिटन जो फाइनल एग्जाम पे उस पर सीमित नहीं होगा। समग्र मूल्यांकन का परिप्रेक्ष्य हमें देखना है और उसका अभ्यास। फिर आ जाते हैं हम लोग दूसरी इकाई पर। दूसरी इकाई यहाँ पर संबंधित है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझने से। ये आपकी यूनिट अभी जो प्रेजेंट परिवेश चल रहा है, NEP 2020 जो नई आई और NCF 2005 में भी ये स्पष्ट किया गया है कि अब सभी विद्यालयों में हमें सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा देनी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट भी पारित हुआ है और लागू हुआ है और साथ साथ NEP 2020 में भी ये प्रावधान दिया गया है। भले उसमें कुछ मानसिक अक्षमता हो सकता है कोई दृष्टि बाधित हो सकता है कोई श्रवण बाधित हो, कुछ अपंगता हो, लैंगिक असमानता तो होती ही है, जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर असमानता होती है, लेकिन सब असमानताओं के जो भी बच्चे हैं उनको हमें एक साथ शिक्षा देनी है। तो वो समावेशी शिक्षा इस इकाई में हमें देखना है कि उसकी अवधारणा क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है। और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे हो सकता कोई श्रवण बाधित हो, कोई दृष्टि बाधित हो सकता हो, कोई मानसिक अक्षम हो सकता है, उसकी डिग्री होती है अलग अलग कि मानसिक अक्षमता है तो वो कितनी है, तो इसको समझना। इसके अंतर्गत हमें देखना है वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण में कठिनाई। जो अलग अलग तरह के जो बच्चे कक्षा में आ रहे हैं, हो सकता है एक मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर हो सकता है किसी को कम सुनाई देता हो, किसी को कम दिखाई देता हो, और वही हो सकता है आपकी क्लास में कोई गिफ्टेड चाइल्ड हो, बहुत जीनियस भी हो सकता है, बहुत टैलेंटेड भी हो सकता है। तो एक आपकी ऐसी क्लास है उसमें हर प्रकार के बच्चे हैं, तो आप किस प्रकार से उसको सिखाएंगे। अलग अलग धर्म के भी हैं, अलग अलग समुदाय के भी हैं। फिर इसमें हमें विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण भी देखना है कि यदि किसी प्रकार की कोई विकलांगता, अपंगता है तो उनको हमें किस प्रकार से शिक्षण कार्य करवाना है उसी क्लास में रहते हुए। इसी इकाई में सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले बच्चों के बारे में हमें देखना है, जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, कुछ नया नया रोज इनोवेशन कर रहे हैं। विशिष्ट योग्यता होती है, स्पेशली एबल्ड होते हैं। सीखने वालों का शिक्षण। तीसरी इकाई आपकी संबंधित है सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। सारा जो आप भले ही सहायक शिक्षक बन रहे हो या शिक्षक बन रहे हो,
एक शिक्षक का कार्य क्या है? सिखाना। एक छात्र का कार्य है सीखना। शिक्षक के लिए यह जानना आवश्यक है कि छात्र कैसे सीखते हैं, जिससे छात्र बेहतर ढंग से सीखें। तो सिखाने के कौन कौन से आधारभूत तरीके हैं? बच्चों के सीखने की व्यू रचना एक शिक्षक के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षक के लिए आवश्यक है कि सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, क्योंकि यदि बच्चे हैं तो उनके सिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। और जहाँ तक कि कंस्ट्रक्टिविस्ट की हम लोग बात करें, रचनावादी की बात करें, तो रचनावादियों का मानना है कि एक बालक को अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करना है। तो यदि क्रियाकलाप के द्वारा सिखाया जाएगा, सामाजिक क्रियाकलाप के द्वारा, तो बच्चे बेहतर सीखेंगे। फिर इसी इकाई में हमें देखना है सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, क्योंकि कक्षा अपने आप में एक छोटा समाज है, एक समाज का प्रतिनिधित्व करती है कक्षा। इसी इकाई में हमें देखना है बालक समस्या। एक कक्षा में बालक जो एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, और जब समस्याएं आती हैं तो उनका सुलझना बहुत आवश्यक है, उनका समाधान बहुत आवश्यक है। तो समाधान करने वाला व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में एक बच्चा स्वयं, साथ ही में शिक्षक भी एक समाधानकर्ता और अनुसंधानकर्ता के रूप में। फिर इनके संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरण व सीखना, क्योंकि सीखने के लिए अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन बहुत ही आवश्यक होता है। तो इससे संबंधित सिद्धांत भी हम लोगों को इस इकाई में देखना है। सीखने में सहयोगी कारक, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं और मदद करते हैं, तथा वैयक्तिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव, ये भी इस इकाई में को देखना है। तो आपने देखा अभी सहायक शिक्षक और शिक्षक पद हेतु आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है। बहुत समानताएं हैं, कुछ ही है जो एक आध पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर नहीं तो संबंधित ही है।